जी दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग और अभिवादन आप सभी को। ज़रा सोचिए मित्रों, मान लीजिए कि कोई देश हो, जो कल जाए अमेरिका के अंदर, घुसे वाशिंगटन डीसी में और 4 घंटे के अंदर में एक बड़ा ही साफ-सुथरा, क्लीन, स्मूथ ऑपरेशन करके अमेरिका की सरकार बदल दे। तो भला अमेरिका उसको क्या बोलेगा? नाइस, क्लीन जॉब या अबे! हम पे हमला हो गया? ये वो सवाल है मित्रों जो कल अमेरिकी सेनेट में पूछा गया और नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से सवाल पूछा गया और जो जवाब आया उसे उसने पूरी तरह अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी जो हिपोक्रेसी है उसको नंगा करके रख दिया। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, आइए मैं आपको आज इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे और बात करेंगे अमेरिका की जो तमाम जियो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं आजकल उनके ऊपर। नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस एम्पायर की जो वेनेजुएला में 4 घंटे की स्मूथ लड़ाई करके या स्मूथ वॉर करके या स्मूथ ऑपरेशन रादर के करके एक ऑपरेशन करके खुद को तमाम नियमों से ऊपर बताया जाता है। और लेकिन उसी टाइम पर क्या होता है कि उसका अपना डॉलर उसकी अपनी करेंसी 4 साल के बल्कि पिछले 14 सालों के लोएस्ट पर है। अब ज़रा सोचिए, बेरोज़गारी बढ़ रही है, 2 से ऊपर जा चुकी है, जो कि उनका टारगेट नहीं है, 2.5 से क्रॉस कर रही है। उसके ऊपर कनाडा और यूरोप, ये सब के सब चाइना के फ्लाइट पकड़ रहे हैं। जिसको देखो, कनाडा हो, इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, कनाडा सब के सब लाइन लगाए कनाडा की फ्लाइट पकड़ सॉरी चाइना की फ्लाइट पकड़ रहे हैं, सब चाइना पहुँच रहे हैं। ओके, साउथ कोरिया पर 15 से 25% टैरिफ बढ़ा दिया गया है। क्यों बढ़ा दिया गया है? क्योंकि भैया इंडिया ने यूरोपियन यूनियन के साथ डील कर ली। जैसे ही इंडिया ने यूरोपियन यूनियन के साथ डील की और आपने स्कॉट बेंसन की जो रोती हुई तस्वीर देखी, वो बेचारा जो आँसू बहा रहा था कि हाय! हमारे साथ तो घात हो गई, हमारे साथ तो उन्होंने पीठ में छुरा घोंप दिया यूरोप वालों ने। जैसे ही वो रोने की उसकी आवाज़ आई, ट्रम्प अंकल गुस्से में आए और गुस्से में उन्होंने क्या किया, पहला काम किया 10% ठोक के मारा कोरिया में। कोरिया के ऊपर 10% बढ़ा दिया टैरिफ। यकीन मानो दोस्तों, ये टैरिफ जो बढ़ाया गया कोरिया के ऊपर, ये कोई इसलिए नहीं बढ़ाया गया कि उनको इससे कोई आमदनी हो रही है या कोरिया को पनिश किया गया है। जी नहीं, उनको इससे कोई मतलब नहीं था। दरअसल उन्होंने दुनिया को ये संदेश दिया इस 10% का टैरिफ बढ़ा के कोरिया पे कि ये यूरोप की तरह से अगर तुम में से किसी ने भी बदमाशी की तो तुम्हारे साथ भी यही करूंगा, सबके ऊपर टैरिफ लगा दूंगा। ये खेल चल रहा है अमेरिका की तरफ से। आइए इस पर और चर्चा करते हैं। तो भाई यहां तक हालत आ चुकी है इस टैरिफ पैरिफ के खेल में और जो विदेश नीति है अमेरिका की उसके उसको लेकर कि अब इसराइल तक बोल रहा है कि भाई यू नो किसी भी दोस्त पे चाहे कोई कितना ही करीबी क्यों ना हो, अब हम डिपेंड नहीं करेंगे। ये कौन बोल रहा है? इसराइल, जिसके अस्तित्व की बात से तमाम का इतिहास जो है, सारे का सारा इतिहास अमेरिका पर निर्भर रहा है। वो ये कह रहा है कि अगले 10 साल के अंदर-अंदर हमको अमेरिका से अपनी जान छुड़ा लेनी है। हथियारों पर जो हमारी निर्भरता है अमेरिका के ऊपर, उससे हमें अपने जो उसको ज़ीरो कर देना है। आज की तारीख में उनके पास सब कुछ अमेरिकी है, मगर वो क्या कह रहे हैं कि अगले 10 साल में हमको अपना पिंड छुड़ाना है अमेरिका से, हमने इनका कोई हथियार नहीं लेना। साथ ही उन्होंने क्या कहा है कि हम भारत के साथ मिलकर जी, बिल्कुल सही सुना आपने। भारत के साथ मिलकर, यूरोप के साथ मिलकर अपने हथियार बनाएँगे, हमें अमेरिका के हथियार नहीं चाहिए। अपनी सुरक्षा व्यवस्था हम खुद करेंगे। उन्होंने कारण क्या दिया उसका? कारण दिया उन्होंने जो पिछले गर्मियों में जो ऑपरेशन सिंदूर के इमीडिएट बाद जो उन्होंने हमला किया था ईरान के ऊपर। उस ईरान के हमले के समय पर जो उनकी सप्लाई थी पेट्रियट मिसाइल्स की, वो अमेरिका में से नहीं आ पाई थी। अमेरिका के पास प्रोडक्शन कैपेसिटी ही खत्म हो गई थी। उनको ये हम दे ही नहीं सकते। तो उन्होंने कहानी खत्म हो गई। सो मच सो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ कि सो मच सो कि उनको अपनी बराक 8 जो हमारे साथ मिलकर वो बराक 8 बनाते हैं, वो लेकर गए और ज़ाहिर है जितनी उनकी ज़रूरत थी हमने दे दी उनको। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है और यही वो बात है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी वाली, यही वो बात है जो इस समय दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र है। रशिया हो, इज़राइल हो, ये जो भारत आ रहा है फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए क्योंकि उनको ये पता है कि भई मौका मिले तो भारत में कैपेसिटी है बना पाने की। भारत मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है बशर्ते कि ऑर्डर तो हो, ज़रूरत तो हो। कोई बात तो है बनाने की, तो बना दें हम साले को। तो बनाए हमने, तो ये हालत है। अच्छा चलिए,
तो अब जरा देखिए, इजराइल ने अपनी बात कह दी, अब बीच में देखिए, बीच में है भारत। एक तरफ ईयू है, और जहां पर हम क्या कर रहे हैं, मदर ऑफ ऑल डील्स, और दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, एक नया इकोनॉमिक ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑथर कर रहे हैं, एक नया इकोनॉमिक ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका से हम टैरिफ भी झेल रहे हैं, लेक्चर भी झेल रहे हैं, सालों के लेक्चर भी झेल रहे हैं, उनकी बातें भी सुन रहे हैं, और टैरिफ तो हम भुगत ही रहे हैं उनके, क्या कहने। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों अपनी उस कार्रवाई से जो कल हुई वेनेजुएला के सवाल पर। अमेरिकन कांग्रेस में जो उनकी कमेटी ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, सेनेट की, वहां पर कल बात चल रही थी। और दरअसल जो पूरा सवाल था, जो सवाल था वो खड़ा हो गया पूरे के पूरे अमेरिकन अंपायर के ऊपर। कैसे, अब हम उसकी बात करते हैं। रूबियो ने जो बात की, मार्को रूबियो ने सवाल के जवाब में, वो है स्मूथ ऑपरेशन की। स्मूथ ऑपरेशन की, उसके साथ ही आप जोड़िए वेनेजुएला में कि जो वो एक सावरन देश है, वेनेजुएला एक सावरन देश है या एक रिसीवरशिप है, तुम्हारी कोई कॉलोनी है, क्या है वो, है ना। और फिर इसमें हम बात करेंगे कि जो सब कुछ, जो रूल बेस्ड ऑर्डर की हम बात किया करते थे, वो कहाँ गया, या फिर अमेरिका ये कह रहा है कि दुनिया मेरी, मेरा रूल, ये वाली बात चलेगी। या फिर आप ये देखिए कि तमाम एम्पायर के अंदर, अमेरिकन एम्पायर के अंदर से जो इकोनॉमिक क्रैक्स आ रहे हैं इस समय पर, जो मदर ऑफ ऑल डील्स हुई है उसको लेकर आप क्या कहेंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट की बातें हैं, डॉलर गिर रहा है, यहीं पे। तो आइए बात धीरे से अपन शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कल हुआ क्या है। ये है सेनेटर पॉल, जिन्होंने कल इनसे पूछा वेनेजुएला के बारे में सवाल, मार्को रूबियो से। जरा मुलाजा फरमाइए। Founders debated extensively over which branch of government should have the power to declare or initiate war. Virtually unanimously, they decided, and what was entered into the Constitution was that the declaration or initiation of war would be the power of Congress. Now, we have many advocates, many of whom are here today, who have been advocates for an expansive notion of presidential power. They often argue that wars are not really wars, that they're kinetic actions or drug busts. I think, though, if you reverse the circumstances, it becomes very difficult for these arguments to hold up. So I would ask you, if a foreign country bombed our air defense missiles, captured and removed our president, and blockaded our country, would that be considered an act of war? Well, I think your question is about and I will acknowledge you've been very consistent on all these points the entire career. So let me, no matter who's in charge. So I will point to two things. The first is it's hard for us to conceive that an operation that lasted about 4.5 hours and was a law enforcement operation to capture someone we don't recognize as a head of state. देख रहे हैं, मैं इसको रोक रहा हूँ सिर्फ 1 मिनट के लिए, और आप बताऊं जरा, देखिए वो क्या कह रहे हैं कि इतना स्मूथ ऑपरेशन था, सिर्फ 4 घंटे ऑपरेशन चला, और हमने उस 4 घंटे में उस राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया जो कि हमारी वांटेड लिस्ट पे था। क्यों था वांटेड लिस्ट में? क्योंकि हम उसको राष्ट्रपति मानते ही नहीं। अबे क्यों? तो हो कौन मानने न मानने वाले? मामे हो किसी के? हैं? तुम्हारा मानना न मानना क्या मायने रखता है भाई? अमेरिका किसी को, फिर वो क्या कहते हैं कि दरअसल फिर वो क्या कहते हैं, दरअसल होता क्या है कि ये जो सज्जन हैं, जो मार्को रूबियो, वो अपनी बात को एलेबोरेट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि चूंकि हम उसको मानते नहीं है राष्ट्रपति, दूसरी बात हमारे यहाँ वांटेड है, हमारे यहाँ उसके ऊपर एफआईआर है। अब जरा सोचो दोस्तों कि कोई भी आदमी जिसके ऊपर अमेरिका, या फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम बाइडेन के ऊपर या ट्रंप के ऊपर कोई एफआईआर काट देते हैं, तो क्या ये हमारा हक बन जाएगा, ये किसी का भी दूसरे मुल्क का हक बन जाएगा कि वो अमेरिका में घुस के ट्रंप को गिरफ्तार कर ले? अच्छा, चाहे फिर वो ऑपरेशन जो है कितना ही स्मूथ क्यों ना हो, बिल्कुल स्मूथ ऑपरेशन हो, बंदा इधर से बंदे गए, उन्होंने ट्रंप को उठाया, हेलीकॉप्टर में डाला, उठा के लेके आ गए, लेट्स से कहीं भी ग्वाटेमाला। और इमेजिन कीजिए कि ना अमेरिका में कोई मरा, ना जो टीम आई थी उनमें से कोई मरा, तो हो गया ना स्मूथ ऑपरेशन। कितना स्मूथ ऑपरेशन, कोई मरा नहीं, कोई इंजर्ड नहीं हुआ, कोई किसी का कुछ नहीं हुआ। हालांकि सच्चाई ये है कि वेनेजुएला में 80 लोग मरे हैं। ये कहना कि कहीं कोई मौत ही नहीं हुई, ये बेवकूफी की बात है, झूठ बोल रहे हैं मार्को रूबियो। सच्चाई ये है कि वहां 80 लोग मरे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के भी एंड अदरवाइज। तो अब जरा आगे देखिए कि वो और क्या सफाई दे रहे हैं और काउंटर पे रिएक्शन क्या आ रहा है।
indicted in the United States, All right, wanted my with a $50 million my bounty. question would be, if it only took 4 hours to take our president, it's very short, nobody dies on the other side, nobody dies on our side, it's perfect. Would it be an act of war? We just don't believe that this operation comes anywhere close to the constitutional definition of But war. would it be an act of war if someone did it to us? Nobody dies, few casualties, they're in and out, boom, it's a perfect military operation. Would that be an act of war? Of course it would be an act of war. I'm probably the most anti-war person in the Senate, and I would vote to declare war if someone invaded our country and took our president. So I think we need to at least acknowledge this is a one-way argument. One-way arguments that don't rebound, that you can't apply to yourselves, that cannot be universally applicable are bad arguments. So my next question would be, let's say it's not a war. And we're just going to define it away and say it's not a war. That's one of the arguments. So it's a drug bust. What if a foreign country indicts our president for violating a foreign law? Should we extradite our president, or should we be okay if they come in and तो कह रहा है मान लीजिए कि साला ट्रंप के ऊपर कोई अपने यहाँ केस चला दे और केस चला के इसके ऊपर इसको फारिग कर दे, कह दे कि भैया ये बंदे को जेल हो गई, हमने सजा दे दी, जेल हो गई, इसको कन्विक्ट हो गया तो क्या हमको इसे एक्स्ट्राडाइट कर देना चाहिए कि ले भाई क्योंकि तुम्हारा कन्विक्ट हो गया तो उसको जेल भुगतने के लिए हम तुमको दे रहे हैं, ले लो अपने यहाँ पे। विल यू डू दैट? दैट इज द क्वेश्चन। ये जो कर रहे हैं वेनेजुएला के साथ में, इट्स सच ए बैड एग्जाम्पल दोस्तों। अब जरा सोचिए कि इस सवाल का क्या जवाब हो सकता है जो वो पूछ रहा है। get him by force? Look, I think ultimately we're always going to act in our national interest. And so if somebody comes after our नहीं, अब देखिए ये असली बात वो कह रहे हैं भाई चाहे जो भी हो हम तो अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम करेंगे, कह रहे हैं मार्को रूबियो। तो अब मित्र जरा मुझे बताइए कि ऐसे में हर कंट्री अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम करेगा, और अगर आपके नेशनल इंटरेस्ट क्लैश करते हैं तो आपको मारने पहुंच जाएंगे, यही तो कह रहे हैं। तो फिर माइट इज राइट ही तो हुआ दुनिया में। फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही कहावत तो चरितार्थ होती है। वही बात यहाँ सामने आ रही है। ये साहब वही बात कर रहे हैं कि भाई हम तो हमें सूट करता है, हमारी कंट्री को सूट करता है कि इस आदमी को पकड़ के लाओ तो हम ले आए। ऐसी तैसी है, दुनिया का कानून गया तेल लेने, हमें क्या मतलब जा रहा है किसी बात से। ये है अमेरिका आपके लिए। our national interest, like the case you've described, which obviously does not exist at this time, but the case you've described, the U.S. always has the right to act in its national interest and to protect itself. So really I it's don't know about this equivalency. Well, does this justify them doing it? We're always going to do what's best for the United States and America. We're always going to protect our system. But the point isn't, and you're exactly right, we will act in our national interest and we should. So I'm not disagreeing with you at all. What I'm saying is, though, that our arguments are empty then. The drug bust isn't really an argument, it's a ruse. The war argument, not a war, is a ruse. It's not a real argument. And we do what we do because we have the force, we have the might, we do it because it's in Exactly. If we do what we do because we have power, we have might, we can do that. Bilkul. interest. So we wouldn't let anybody come in, bomb us, blockade us, and take our president. We've had arguments about legitimate, illegitimate presidents, bad elections, rigged elections. So there's all kinds of same arguments that we've had in our country that they've had in Venezuela. But we wouldn't argue for an indictment. And these things aren't idle speculation. I mean, Netanyahu's been indicted by the ICC. Exactly. नेतन्याहू हर चौथे दिन खड़ा रहता है, जबकि वो नेतन्याहू को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने कन्विक्ट कर रखा है। तो उसका क्या? मैं नहीं चाहता कि नेतन्याहू गिरफ्तार हो। बात लॉजिक की हो रही है कि अगर यही लॉजिक लगना है कि जो आदमी कन्विक्टेड है उसको अमेरिका पकड़ सकता है, तो पकड़ लो नेतन्याहू को, क्यों पकड़ रहे हैं? And one of the reasons I object to being part of the ICC, and I would say you and the administration probably agree, is we're not going to let any international council indict our president and arrest him somewhere on foreign soil. We're not going to do that. We actually, most of us probably object to indicting Netanyahu in that way as well. So I think the arguments are invalid. So we did get the legal opinion that Senator Kaine referred to, the OLC opinion, Office of Legal Counsel. And I think a lot of it's been released. Plus, they came to our caucus and talked most of the open about everything they had classified. So I will talk about at least one of the arguments. They say this war wasn't a constitutional war, therefore it doesn't rise to the constitutional notion of us declaring or having to initiate the war. It just doesn't rise. And one of their main arguments was not enough people died. And so there is some number. None of the people dies. That they aren't specific, but there is some number. I would assume
although I'm not positive, but the 50, 60,000 soldiers who died in Vietnam might be enough for them to call that a war. But here's the problem. It isn't the number, it's that it happens in retrospect. So Yeah. our founders gave us the power to initiate or declare war. They didn't give us other powers to execute the war. Those are left to the president. But if we have to wait to see how many people are killed, we have to wait, as they describe it, as the scope, nature, and extent. If we have to wait to see the scope, nature, and extent, the war has been going on for some time. It's hard to vote to initiate a war that's been going on. And we could say this war is over, but we're still blockading it, and we may go back in. But there are no clear answers. You know, we put 2,000, we leave 2,000 troops in. Are we going to call that war and initiate it? So the definition of war is very important. And I think Yeah. we have to acknowledge the problems with our argument. Calling things kinetic action is a disservice to our soldiers. Oh, you weren't really wounded in war. You don't have a Medal of Honor for war. You have a Medal of Honor for a kinetic action. So I think let's call it what it is, and let's vote on these things. But I think we're in violation of both the spirit and the law of the Constitution by bombing a capital, blockading a country. सुन रहे हैं? अमेरिकन सेनेट में बैठा हुआ ये कांग्रेसमैन कह रहा है, सेनेटर कह रहा है कि भाई हमने अपने ही संविधान को तोड़ा है, हमने किसी देश दूसरे देश की राजधानी में बम गिराए हैं, ये सारी की सारी गैर कानूनी बातें हैं, इलीगल बातें हैं। जो हमने बेसिकली वो ये कह रहा है कि वेनेजुएला में हमने जो कुछ किया वो गैर कानूनी था। And removing elected officials, and we certainly wouldn't tolerate it, nor would I if someone did it to us. But we didn't remove an elected official. हाँ, देख रहे हैं, वो कहते हैं, हमने किसी चुनिंदा आदमी को, किसी इलेक्टेड आदमी को तो हमने उठाया ही नहीं। मतलब ये राष्ट्रपति जो वहां चुनाव जीत चुका है, आप पसंद करते हैं नहीं करते, आप उसको मानते हैं नहीं मानते, आपका प्रॉब्लम है। उसको वेनेजुएला के लोगों ने चुना है। अच्छा, बाय द वे, मैं कहता हूं वो आदमी लाख बुरा हो, वो अपने मुल्क के लिए बुरा है ना भाई। तुम कौन से चौधरी हो? तुम कहां से आए? भाई वो जो मूवमेंट चलेगी वो उस मुल्क में चलेगी ना, उस मुल्क के लोग उसको निकाल बाहर करेंगे, उस मुल्क की मिलिट्री उसको मारेगी या निकालेगी। आप कौन होते हैं भाई? हद हो गई। We removed someone who was not elected, and it was actually an indicted drug trafficker in the United States. And their system. एंड इंडाक्टेड कहाँ है? उसको कन्विक्ट कहाँ किया है? अमेरिका में। अमेरिका में तुम किसको कन्विक्ट करते हो? इसके बेसिस पर तुम दुनिया के किसी दूसरे आदमी को गिरफ्तार करके ले आओगे। यानी कि कल को किसी दूसरे मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर है, उसको अपने अपने मुल्क के अंदर अगर कन्विक्ट कर दिया, तो उसको तुम उठा के ले आओगे। क्या मतलब बनता है इसका यार? Laws, indicted under our laws. Look, Bolsonaro says that Da Silva is not really the president of Brazil. Our president said Biden wasn't really the president. Hillary Clinton said in 2016 Trump wasn't the president. So you have these arguments, and I agree with you. It probably was, and most likely was, most assuredly was a bad election. He wasn't really elected. But at the same time, if that's our predicate, and you don't have to come to us because it's a drug bust, we're just removing somebody, you can see where it leads to. And it leads to... इसका कोई अंत नहीं है ना मित्रों। जो बात कर रहा है बिल्कुल ठीक है कि भाई ऐसे ही अगर मानना है कि फला आदमी जो है वो सही तरीके से नहीं चुना गया था, तो ट्रंप भी तो कह रहा है कि बाइडेन ठीक तरीके से नहीं चुना गया था। हिलरी क्लिंटन उससे पहले क्लिंटन को कहती है नहीं ठीक से चुना गया है। हर एक आदमी दूसरे को कह रहा है वो ठीक से नहीं चुना गया है। तो क्या मतलब, उसके मायने क्या बनेंगे इसके कोई? Chaos. And that's why we have rules like the Constitution, so we don't get so far out there that presidents can do whatever they want. It is this check and balance. And I would argue for 70 years we've been going the wrong way. It isn't just this president, but it's a debate that I think is worth having. ओके, सो मित्रों, ये थी एक जो मुझे आपको क्लिप दिखानी थी, लेकिन ये खत्म नहीं होती। यहां से एक और चीज शुरू होती है। एक क्लिप में आपको आखिरी का क्लिप है जो दिखाना चाह रहा हूं, क्योंकि ये बहस बड़ी इंपॉर्टेंट है। और आप ये बहस मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं आज, इसका ये जो मूल क्वेश्चंस उठ रहे हैं, जो फंडामेंटल क्वेश्चन उठ रहे हैं, वो इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आने वाले महीनों, सालों में आप पाएंगे कि अमेरिकन सोसाइटी में और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अमेरिकन कांग्रेस में ये सवाल बार बार उठेंगे। स्पेशली इन सर्दियों में, नवंबर में जब इलेक्शन होगा और आप ये पाएंगे कि कहीं इंपीचमेंट की बातें आएंगी, तो आप पाएंगे ये तमाम सवाल एक बार फिर से आएंगे। और आप यकीन मानिए कि इलेक्शन हारेंगे अगर ट्रंप, जो कि ऑलमोस्ट तय है, जिस तरह पॉपुलैरिटी उनकी नीचे गिर रही है और जो इकोनॉमी की हालत है, जिसके बारे में अभी आपसे बात करने जा रहा हूं तुरंत, आप पाएंगे कि उस समय पर ये तमाम सवाल एक बार फिर से आपको अमेरिकन कांग्रेस में सुनाई देंगे। तो आइए जरा देखते हैं कि ये अब खून साहब क्या कह रहे हैं। This is an oversight hearing. And the purpose of oversight is to encourage, if necessary, to compel
consultation between the administration and ओवरसाइट से मतलब ये है दोस्तों, ओवरसाइट से यहाँ मतलब ये हो रहा है कि जो कुछ भी सरकार कर रही है, अमेरिकन सरकार कर रही है, कांग्रेस की ओवरसाइट होगी उसके ऊपर, यानी कि कांग्रेस उस पे निगाह रखेगी कि सरकार क्या कर रही है। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रही है कि ट्रंप जो कुछ भी कानून बना रहे हैं, वो अंडर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, अंडर इमरजेंसी पावर्स बना रहे हैं, जबकि अमेरिका में ऐसा इस समय कुछ नहीं हो रहा है जिसकी वजह से जो प्रेसिडेंट है वो इमरजेंसी पावर्स को यूज करे। दैट इज व्हाई द प्रॉब्लम इज he has been given emergency powers, but in emergency powers को emergency situations में यूज करना है। ये emergency situation को तो कोई है ही नहीं, तो वो एमी अपनी इमरजेंसी पावर्स को यूज कर रहा है, उन पावर्स को जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको दी है। दैट इज व्हाई द प्रॉब्लम है। सो दैट इज व्हाई ही इज टॉकिंग अबाउट ओवरसाइट की बात जो कर रहा है कांग्रेस की ओवरसाइट की। Congress. And I just wanted to raise with you at the outset. Of course, the Commander in Chief has, under Article 2, the power to defend the American people against an imminent threat or an Yeah. incoming attack. How else could we be kept safe? But our Article 1 power requires consultation. I'll agree with all of my colleagues. Nicolas Maduro is a bad guy. He was indicted. There was a bounty on his head over several administrations. His removal, flawlessly executed by American troops, thankfully none of them hurt, did cost the lives of 75 to 100 Venezuelans Exactly. and Cubans, was a dangerous and high-risk maneuver. I am glad that it ended as well as it possibly could. But the point here that I want to make first is that it was rehearsed for months. The administration had a number of contingencies it was trying to navigate through. But over the course of months, when the administration was taking strike after strike after strike against drug trafficking boats, in several instances where senior leaders of the administration briefed this committee and others, we were told that military action to remove Maduro was not on the table, that the campaign to try and deter drug trafficking was not going to include the exact military action that followed. Yet it was being rehearsed. If there was time to practice, there was time to consult. And consulting with Congress is not just some high-minded principle, not some abstract thing, not a nice to have, it's a got to have. And look, the chairman opened by saying that this was limited in scope and duration, that it was executed flawlessly, and we should all be happy about the result. That much I agree with. But our president continues to threaten Delcy Rodriguez and the remnant of the Maduro regime with military force if they don't comply. We should know what are the policies, what is the path, what is the plan forward. You and I both know the long and painful history of wars that began and seemed to be resolved and then opened up into excruciating, expensive, years-long conflicts. वियतनाम, अफगानिस्तान, ये उनकी बात हो रही है। In Iraq in particular, in Iraq. Libya and elsewhere, things do not Yeah. always go as planned. And so Yeah. consultation with Congress, एटलीस्ट देखो ना, अमेरिकन कांग्रेस बात आ रही है ना कि लीबिया में, इराक में सारी लड़ाइयां वैसी नहीं हुई जैसी हम चाहते थे, सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं हुआ। दैट मीन्स वहाँ कहाँ है लिबिया आज की तारीख में एज ए कंट्री कहाँ एग्जिस्ट करता है? that is truthful and forthcoming and transparent is critical. In your service in this body, you knew that, you experienced it. I was in the room as you held to account members of previous administrations for not coming forward as they should have. So, look, in order to avoid our men and women in our armed forces going into harm's way, doubting whether they have the support of the Congress, consultation, hearings, and deliberations are required. I understand the risk of leaks. That's a risk every administration takes. But at the end of the day, our framers entrusted the power of the declaration of war to this body, not Yeah. to the executive. And where there is the time to consult, there has समझ रहे हैं? दोस्तों बात क्या हो रही है कि जो जंग की कोई किसी भी जंग की का अनाउंसमेंट जो किया जाना है वो अमेरिकन पार्लियामेंट करेगी, ना कि सरकार करेगी। प्रेसिडेंट नहीं कर सकता ये। उनका ये कहना है कि अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि जो जंग की अनाउंसमेंट है वो पार्लियामेंट के जरिए आनी चाहिए, ना कि प्रेसिडेंट के जरिए आनी चाहिए। प्रेसिडेंट जो है वो पहले पार्लियामेंट के पास आएगा, कंसल्ट करेगा, पार्लियामेंट से डिसीजन लेगा और उसको अनाउंस करेगा, ना कि अपने आप कर देगा। has to be consultation. Second, I just wanted to talk about allies and alliances. I was just in Europe. I led a ये जरा सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये अलाइंस की बात हो रही है, अलायंसेस की बात हो रही है, जिसमें भारत का भी मामला आता है, यूरोप का भी मामला आता है कि जो अलाइंस थे अमेरिका के, जो दोस्त बना करते थे अमेरिका के, उनके साथ क्या हो रहा है, जरा सुनिए।
bipartisan delegation, as Senator Shaheen referenced, to Denmark. And our president's comments about NATO, about Denmark, and his attempts to coerce Denmark into giving up Greenland Yeah. are appalling. They profoundly harmed our security. And I am asking you to do everything you can to reinforce our commitment to NATO. I was concerned that you just said NATO needs to be reimagined. Let's just be clear about the record. You know as well as I, Article 5 has only been invoked once, and it was Yep. in defense of us after we were attacked. Danes and soldiers from almost every other NATO ally deployed and served, fought, and died. 52 days. Yeah. And for me, the most emotional moment of my visit to Denmark was laying a wreath at the memorial to the Danes who served, fought, and died alongside Americans. So when our जरा इमेजिन कीजिए कि ये वो कह रहा है कि मैं मेमोरियल पे गया डेनमार्क में जहां पर डेनिश सोल्जर्स मरे थे वहां पे रेथ लाई करने के लिए, जबकि कुछ दिन पहले ही ट्रंप क्या कह रहा है कि वो सारा अफगानिस्तान में जो लड़ाई हुई, इराक में जो लड़ाई हुई, हमारे सोल्जर्स लड़ रहे थे, ये जो नेटो के बाकी के जो सोल्जर्स हैं वो तो वहां थे ही नहीं। अब जिनके लोग मरे हैं, जिनके फौजी मरे हैं, वो तो बुरा मानेंगे ना भाई कि हमारे आदमी के आदमी नहीं थे जो हमारे गए, और सिर्फ ये कहना कि उनके क्रेडिट को छीन के, तो दैट इज आल्सो क्वेश्चन जो अमेरिकन कांग्रेस में उठ रहा है। president says we never asked for anything from NATO, and they Yeah. never gave us anything, and you suggest that they aren't carrying their weight, whether it's in bases or in access or in troops or in service, it is allies that will keep us safe in the Indo-Pacific. Our treaty allies, Korea and Japan and Australia and the Philippines, are going to be critical to Indo-Pacific security against our principal threat, China, and in Europe. I'm worried that the very foundations of trust are being shaken. Our democracy depends on consultation with Congress that is truthful and timely, and the confidence of our allies depends on them knowing where we're going next. Today, an armada is steaming towards Iran. Our president is on social media threatening Iran, and I hope I can count on you, Mr. Secretary, to consult with us and inform us before our next actions, whether against Nigeria, Colombia, Cuba, Iran, or anywhere else. And I hope and believe that I can count on you to reinforce the sanctity of NATO, not to reimagine it, but to reinforce it. Thank you. Well, let me unpack the 3 points you touched upon. Okay. Consultation, NATO, Greenland, alliances in Greenland. Let me tell you on the consultation. Look, this has been a point of tension, not just in this administration and Congress, but in multiple administrations, as you rightly pointed out. I was a big fan of consultation when I was sitting over there. Now, you know, it's a different job, different time. But it's not, that's not necessarily the point. This is a very unique situation that we faced here. The fact of the matter is that our mission, and the one you were briefed on and talked about, that mission remains ongoing, and that is the counter-narcotic mission that we continue to carry out. As controversial as it may be, you may not all be fans of it, obviously, but it is happening in the Eastern Pacific, and it is also happening in the Caribbean Basin. The problem is, or the good news is, there aren't a lot of drug boats moving in the Caribbean Basin anymore. So we brief Congress upon. This specific mission that you've talked about, one of the reasons why you rehearse it is to see if it's even feasible, to basically go to the president and say, is this something that's even an option on the table? The truth of the matter is that this mission could not have been briefed to Congress because it even wasn't even in the realm of possible until very late in December, when all of our efforts to negotiate with Maduro had failed, and the president was finally presented these options and made these decisions. It was also a trigger-based operation. It may never have happened. It required a number of factors to all align at the right place at the right time in a very limited window, and it wasn't even clear if it was ever going to be possible. There's also the aspect which I do not control, and that is deference to the Department of War on operational security. Despite the fact that we had kept this quite constrained, the truth of the matter is that this was leaked. We now know it was leaked by a contractor at the Department of War, that had it been published, would have endangered the lives of people and/or would have probably canceled the ability to carry out the mission. So this is a real tension, and one that I'm doing the best I can to try to manage within the constraints of two things: operational security and also decisions being made.
there are multiple contingencies for events all over the world, including some that none of us think were ever going to come to fruition. And in this particular case, one of the reasons why you rehearse these things in advance is to know whether it's even possible. Is this even doable? And what are the risks associated with doing? So you can present options to the president who ultimately makes these decisions. In the case of reimagining NATO, it most certainly has to be reimagined. And the reason why it has to be reimagined is not because its purpose is reimagined. Its capabilities have to be reimagined. Let me give you as a point of example. There's a lot of talk about security guarantees. And it's something that there's general agreement about now with the case of Ukraine. But those security guarantees basically involve the deployment of a handful of European troops, primarily French in the UK, and then a U.S. backstop. But in fact, the security guarantee is the U.S. backstop. It is not and I'm not diminishing the fact that some countries in Europe are willing to place troops in a post-war Ukraine. What I'm pointing out is that is irrelevant without the U.S. backstop. And the reason why you need such a strong U.S. backstop is because our allies and our partners have not invested enough in their own defense capabilities over the last 20 or 30 years. Now, hopefully that's going to change. Hopefully that is changing. And in some cases and in some particular countries, it's already changed. But this is a fact that we cannot ignore. NATO is going to be stronger if our allies are more capable, especially, and here's the reality, whether we want to accept it or not, we have interests all over the world. We have interests in the Middle East, we have interests in the Western Hemisphere, and we most certainly have interests in the Indo-Pacific. A number of you have already pointed out that China is the chief challenge. We can't have the same soldiers or the same ships in both Europe and in the Indo-Pacific. We have to pick. No matter how many ships we build, no matter how many capabilities we grow, we're going to have to make these adjustments. And the stronger our partners are in NATO, the more flexibility the United States will have to secure our interests in different parts of the world. That's not an abandonment of NATO. That is a reality of the 21st century and the world that's changing now. In the case of Greenland, I'll say we're in a good place right now. We had excellent meetings with the Secretary General of NATO. In fact, even as I speak to you now, there'll be some technical level meetings between us and our partners in Greenland and Denmark on this issue. And I think we have in place a process that's going to bring us to a good outcome for everybody. The president's interest on Greenland has been clear. It's a national security interest. It's a long-standing interest that predate this administration. It's one that our allies acknowledge is real. I think we're going to get something positive done. We're going to begin that process in a very professional, straightforward way. It begins today, and it'll be a regular process. We're going to try to do it in a way that isn't like a media circus every time these conversations happen, because we think that creates more flexibility on both sides to arrive at a positive outcome. And I think we're going to get there. And I thought it was noteworthy and important that despite your concerns, the president at his speech in Davos made very clear that the United States was not going to use force or military force in Greenland. So I think we're going to wind up in a good place. We got a little bit of work to do, but I think we're going to wind up in a good place. And I think you'll hear the same from our colleagues in Europe very shortly. सी सो दिस इज वेयर इट इज. अब ये बात कह रहे हैं कि भाई डावोस में ट्रंप ने बैक ट्रैक कर लिया इस बात से कि मिलिट्री हम यूज नहीं करेंगे. ये बात सही है, लेकिन उससे 2 दिन पहले तक वो यही बात कहते रहे थे कि हम मिलिट्री यूज करेंगे और ग्रीनलैंड को जबरदस्ती ले लेंगे, ये हमारा इलाका है. और डेनमार्क ने अगर 500 साल पहले वहां पे कोई नाव पहुंचा दी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे यहाँ पे डेनमार्क उनका ग्रीनलैंड उनका हो जाएगा. मित्रों, हमारे साथ में अचानक अनअनाउंस जुनैद भाई आ गए, तो मैं उनको भी अपने साथ जोड़ रहा हूँ. लीजिए. अरे ये क्या है? नमस्कार जुनैद भाई, आप तो रात में कहीं घुसे हुए हैं, लाइट ही नहीं आती. तो लीजिए, आपकी आवाज भी नहीं है. भाई साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है ना, कुछ आ रहा है, पता नहीं आपको हो. ओके, सही है ना. सो दोस्तों, तो मैं आपको जो बता रहा था, तो अब हुआ क्या है. नहीं जुनैद भाई, आपकी आवाज कट के आ रही है, कट के आ रही है एज यूजुअल. तो मैं ड्राइविंग मोड में हूँ, तो मैं नहीं होता तो कल करने करता हूँ. धन्यवाद आपको इनवाइट करने के लिए. ओके, नो प्रॉब्लम. ओके, ठीक है मित्रों, तो हम जरा अपनी कहानी आगे बढ़ाते हैं. चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं. 19 साल से जरा देखिए, ये जो अब ये नया किरदार जो इस तमाम तस्वीर में जो मैंने आपको दिखाई है, इसमें एक नया किरदार जो आ रहा है वो किसका है? वो नया किरदार है ब्रसेल्स का. दिल्ली और ब्रसेल्स इस सारे किरदार में नए आ रहे हैं. वो क्या है? 19 साल से यूरोपियन यूनियन और इंडिया, इनका जो एक
यूं कहिए 18 साल, बल्कि 18 साल 19वां साल चल रहा है, ट्रेड डील ये अलमारियों में धूल खा रही थी, अभी तक कोई इनके साथ तो कुछ नहीं हो रहा था। 2026 में अचानक इस पे साइन हो जाते हैं। कैसे होते हैं? ठीक उस वक्त साइन होते हैं जिस समय पर अमेरिका जो है, वाशिंगटन जो है, वो हर हफ्ते में एक नई ट्वीट कर रहा है, टैरिफ की ट्वीट, इस पे इतने परसेंट, उस पे इतने परसेंट, नई नई ट्वीटें आ रही हैं। आखिर ये जो ईयू वाली डील है वो है क्या? सुनिए जरा। करीब 25% जो ग्लोबल जीडीपी है उसको कवर करता है इसका फ्रेमवर्क, यानी ईयू का जो फ्रेमवर्क हमारा है। एक 1/3 जो ग्लोबल ट्रेड है, 1/3 ऑफ द ग्लोबल ट्रेड, वो इस वॉल्यूम के अंदर, इस फ्रेमवर्क के अंदर आ जाता है। और तुरंत लगभग 30% ईयू इंडिया का जो ट्रेडेड गुड्स है उस पर जीरो टैरिफ हो जाता है इमीडिएटली, 30% पे, ओवर द टाइम और कहीं ज्यादा पे, लगभग 90-97% तक चीजों पे जीरो हो जाएगा जो टैरिफ है। और अगले 7 से 10 सालों में 90% से ज्यादा गुड्स पर टैरिफ खत्म हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा। अब देखिए, जो यूरोपियन बैंक इंडेक्स है, अचानक क्या हुआ जिस दिन डील अनाउंस हुई, कब हुई थी? 27 तारीख को। मित्रों, आप जानते हैं परिवर्तन क्या आया? परिवर्तन ये आया कि 27 तारीख को यूरोप में एचएसबीसी बैंक, स्टॉक्स जो थे यूरोप के, स्टॉक्स यूरोप, 600 बैंक यूरोप के सीधे शूट कर गए। जैसे ही डील हुई, तुरंत उनके जो शेयर थे उड़ गए, उड़ गए भाई साहब 2008 के बाद में। यानी कि जो क्राइसिस आया था, इकोनॉमिक क्राइसिस 2008 में, मेल्टडाउन जो हुआ था 2008 के बाद, फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद में हाईएस्ट लेवल पे चले गया 27 तारीख को डील साइन होते ही। एचएसबीसी, बीएनपी पारिबा यानी बैंको नेशनल दे पारी और ये डॉचे बैंक, सबके शेयर उड़ गए भाई साहब। अच्छा, क्योंकि इनके जो इंडियन सर्विसेज थी, इनकी जो इंडियन सर्विसेज हैं या जो फाइनेंशियल मार्केट है यहाँ की, वहां पे इनका एक्सेस गोल्डन टिकट के साथ में आ गया। जबरदस्त तरीके से इनको एंट्री आ गई वहां पे। और अमेरिकन फर्म्स, अमेरिकन कंपनियां, जिनके लिए इंडिया कभी नेचुरल पार्टनर की तरह से पेश किया जाता था, वो इस टेबल पे कहीं है ही नहीं, उनका कहीं दूर दूर तक नामो निशान ही नहीं है। तो जरा देखिए, अमेरिका के अंदर से भी बात समझी जा रही है, लोग हैं जो ये बात समझ रहे हैं। जैसे कि राशेल मैडोव जैसे जो एंकर्स हैं, वो खुलकर बात कर रहे हैं कि यूरोपियन की, ईयू और इंडिया की जो डील है वो दरअसल एक बहुत बड़ा बाईपास है। अमेरिका को बाईपास किया जा रहा है और यूरोप और भारत डील कर रहे हैं, और यूरोप को, सॉरी, अमेरिका को बाईपास करके। ये बात अमेरिका में समझी जा रही है, कुछ लोग बोल रहे हैं इसको। दुनिया ने इस बीच में एक नया इकोनॉमिक ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया है, ऐसा सिस्टम जो वॉशिंगटन की परमिशन या वॉशिंगटन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड नहीं करता। वॉशिंगटन में क्या हो रहा है, वॉशिंगटन क्या कह रहा है, इससे यूरोप और अमेरिका, यूरोप और भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी भाषा सुनिए अमेरिकियों की, वो क्या कह रहे हैं? जो यूरोपीय हैं, यूरोप का, वो बात करने लग गए हैं, फोर्ट्रेस अमेरिका अलग थलग पड़ता जा रहा है। फोर्ट्रेस अमेरिका यानी अमेरिका नाम का जो किला था वो अब अकेला होता जा रहा है, वहां कोई नहीं है। बाहर, जो बाहर की दुनिया है, वो अब ओवरपास बना रही है, नए खेल के मैदान बना रही है। नए खेल के मतलब ग्राउंड नए बन रहे हैं, जो जो व्यापार के नए कॉन्सेप्ट्स तैयार हो रहे हैं, उस लिहाज से कहा जा रहा है प्लेग्राउंड बन रहे हैं। ये वो प्लेग्राउंड है दोस्तों जहां पर टैरिफ 0% है, जहां पर रूल मेकिंग जो है वो दिल्ली में हो रही है या ब्रुसेल्स में हो रही है, ना कि वाशिंगटन में। वाशिंगटन पूरे के पूरे खेल से साइड में, बाहर कर दिया गया है। तो इसमें मित्रों बात बड़ी सिंपल है, मतलब बड़ा सीधा है। जब हम कह रहे हैं कि ये एम्पायर, अमेरिकन एम्पायर क्रैक हो रहा है, इसमें दरारें पड़ रही हैं, ये सिर्फ कोई इंडिया फर्स्ट वाला रैंट नहीं है, बल्कि खुद अमेरिका के अंदर एक सीरियस मीडिया जो है वो मान रहा है कि दुनिया अपना नया ऑपरेटिंग सिस्टम बना रही है, जिसमें अमेरिका डिफॉल्ट सुपर यूजर नहीं है। डिफॉल्ट सुपर यूजर नहीं है, समझे ना हम? अब देखिए, पहले जो 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 इन तमाम बातों को अगर आप आगे ले, जैसे कि अब यूरोप के साथ में भारत का जो जुड़ा हुआ ही हुआ, अब साथ में अमेरिका ने क्या किया, कोरिया को बना दिया उसने सैक्रिफिशियल लैम्ब, यानी कि बलिदान की बेदी पर साउथ कोरिया को चढ़ा दिया। मतलब भाई साहब को गुस्सा आ गया, ओहो, यूरोप ने हमारे साथ ये किया, अब मैं किसको क्या करूं? इंडिया का कुछ कर नहीं सकते, यूरोप का कुछ कर नहीं सकते, कोरिया पास में खड़ा, इसी को झापड़ मार दो। मार दिया 10% झापड़।
10% का टैरिफ ठोक दिया भाई पे। अब इसका मतलब क्या हुआ? साउथ कोरिया कहाँ जाएगा? साउथ कोरिया के जो वहाँ से क्या जाता है? ऑटोमोबाइल की चीज़ें जाती हैं अमेरिका में, तो वो अब कहाँ लेकर जाएगा उसको? ज़ाहिर है, वो भी कहेगा यूरोप से अमेरिका से, यूरोप से और इंडिया से कि चलो भैया मैं भी तुम्हारे साथ मिलता हूँ और मैं भी अपने ऑटो पार्ट्स तुम्हारे को दे देता हूँ। और कोई ना कोई बाज़ार चाहिए ना सबको मित्र, बाज़ार बनेगा, बाज़ार आगे जाएगा, देखते जाइए। और बाय द वे इस सारे में मैं आपको एक बात तो बताना ही भूल गया, इसका विषय से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन बात चटपटी है, तो मेरे दिमाग में आ रही है, कहीं भूल ना जाऊँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। आपने बहुत सुना होगा पिछले दिनों चर्चा चल रहा था कि वो पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ में एक समझौता किया है, वो हम हम पे हमला, तुम्हारे पे हमला, तुम पे हमला, हमारे पे हमला एंड ऑल दैट। फिर उन्होंने ये भी खबर चलाई कि तुर्की जो है, तुर्की वो भी इसमें शामिल होने जा रहा है। आज खबर ये है मेरे पास कि टर्की भाग गया। टर्की ने कहा भैया हमने कोई तुम्हारे साथ समझौता नहीं करना, हमने कोई सिक्योरिटी का पैक्ट नहीं करना, तुम दोनों का जो पैक्ट है वो अपने आप ही से रखो, हम इसमें नहीं शामिल होते। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, मजा की बात, जरा जोर का झटका धीरे से लगा पाकिस्तान को आज। उन्होंने ये भी कहा टर्की वालों ने कि भाई साहब बात सुनो, ये हमसे मत उम्मीद करो कि आपके इंडिया के इस सारे झगड़े पकड़े में हम आएंगे, हम नहीं आने वाले। और अपने रीजन में, अपने क्षेत्र में आप लोगों ने कैसे करना है, आपस में बैठो और बात करो, हम चले। निकल गए भाई साहब, तुर्की अंकल निकल गए, टुर लिए। चलिए जी, तो अब जरा इसको साइड में रखिए, जरा एमी चटनी आ गई थी साथ में, मैं कहा मिला दूं आपके लिए। यूरोपियन यूनियन और इंडिया, इनकी खबर जैसे ही बाहर निकली तो ट्रंप ने क्या किया, ट्रुथ सोशल पे अनाउंसमेंट कर दी, साउथ कोरिया पर टैरिफ 15 से 25%, 10% बढ़ गया। यानी कि बेचारे कोरिया के से जो जाता था ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल, लंबर, इस तरह के जो एसेंशियल सेक्टर्स थे, उनके ऊपर सीधे सीधे 15 से 25% हो गया टैरिफ, है ना? अब देखिए इसका ऑफिशियल कारण क्या दिया गया, अमेरिका की तरफ से इसका कारण दिया गया कि सियोल ने लेजिस्लेशन करने में अमेरिका के साथ जो डील हुई है उसको अपने यहाँ से रेटिफाई करके पार्लियामेंट से अभी तक लागू नहीं किया है, ये बहुत देर हो गई है, इसलिए हम इस 10% बढ़ा देंगे। लो, मतलब पार्लियामेंट से उसका अभी पास नहीं हुआ है, इसके पनिशमेंट में 10% टैरिफ लगा दिया भाई ने, ऐसी हालत है। लेकिन इसका सिग्नल दुनिया को मिल गया है, इसका सिग्नल बहुत साफ था, वो ये कि जो कोई भी यूरोपियन यूनियन और इंडिया की तरह से बाहर निकलने का रास्ता, हमारे चंगुल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेगा, उसको टैरिफ लगा के सजा दी जाएगी, और वो दे दी गई कोरिया को। अमेरिका में इसका जो एनालिसिस किया जा रहा है वो ये है कि साउथ कोरिया को एक तरह का सैक्रिफिशियल लैम्ब बनाया गया है, ताकि दुनिया को मैसेज मिले कि दिल्ली और ब्रसल्स की तरह अगर तुमने भी कोई नया प्लेग्राउंड ज्वाइन करने की हिम्मत की तो वाशिंगटन तुम्हारे ऊपर टैरिफ ठोक देगा। तो मित्र, ऐसे में रियल दुनिया में होगा क्या? कोई कोई भी जो है वो सियोल का लीडर हो, देख के क्या सोचेगा? वो यही कहेगा ना कि भैया ब्रसेल्स, नई दिल्ली अब बीजिंग के फोन में लाएगा, कहेगा भैया कोई मुझे भी मिला लो अपने वाले गुट में, मैं भी चलूं, कहीं दुकानदारी अपनी चलाऊं, कहाँ जाऊं, ताकि अपना फ्यूचर एक एक कैपिटल के साथ में किसी ट्वीट वाली टैरिफ के साथ में न बंधा रहे, बल्कि खुल के व्यापार किया जाए। इसीलिए आप देख रहे हैं मित्रों, इसीलिए जयशंकर जी के मुंह से पिछले दिनों में आपने टैरिफ वाली दुनिया शुरू होने के बाद में लगातार सुना होगा एक शब्द, प्रिडिक्टेबिलिटी, रिश्तों की प्रिडिक्टेबिलिटी, कि भाई आपने आपस में एक रिश्ता जो तय किया है उसको प्रिडिक्टेबल तो बनाएं, ये कि हम आने वाले सालों में इस तरह से चलेंगे, वो बात तय होनी चाहिए। ये क्या बात हुई कि हर रोज कोई नई नई चीज सुनने में आ रही है और उसके लिए आप ट्विटर देखते रहिए कि भाई ट्रुथ सोशल पे क्या कर रहा है। तो मित्रों, ये देखिए कि जो जो बार्गेनिंग पावर है यूरोप और इंडिया की जो डील हुई है, इसके बाद में अब यूरोप और अमेरिका की जो डील होनी है उसमें जो बार्गेनिंग पावर है वो बदल गई है। अब भारत जो है वो नीचे नहीं, अब जरा ऊपर से बात करेगा, बराबरी से बात करेगा अमेरिका से, ये बात तय हो गई है। यूरोपियन यूनियन, ये जो मदर ऑफ ऑल डील्स जो है, इसके बाद सीन ये है कि इंडिया के पास में ऑलरेडी एक बड़ा 0% टैरिफ वाला प्लेग्राउंड मिल गया है, और इसके साथ में डील होना ये नाइस टू हैव डील है, अच्छी बात है। सर्वाइवल का सवाल क्या अब नहीं बचा है। अब हमारे पास ये नहीं है कि हाय हमारा सामान कहाँ जाएगा, मंडी नहीं है हमारे पास, वो बात अब खत्म हो गई है। और इसलिए जो भरोसे की कमी थी वो अब ईयू वाली डील के बाद में खत्म। और दूसरी बात आप ये भी देखिए ना कि ये जो
फिल्दी किस्म की लैंग्वेज, कि मतलब ट्रंप को तो फिल्द के अलावा कुछ आता ही नहीं है ना। दे आर कमिंग टू लिक माय ये, और पता नहीं क्या। मैं कौन यार, आज से पहले, इन दिनों से पहले, ट्रंप के आने से पहले डिप्लोमेसी में इस तरह की भाषा भला कौन बोलता था? लेकिन अब वो लगातार इस तरह की भाषा को नॉर्मलाइज करता जा रहा है। जो सॉफ्ट पावर है उसका मेल्ट डाउन हुआ है एक तरह का। और इस सब के बीच में वो अपना स्टॉक बेसेंट, उसकी कहानी अलग है। वो अलग ही रोए जा रहा है कि हाय, मेरे को तो छुरा घोंप दिया मेरी पीठ पे यूरोप वालों ने। तो सो बीट। अब आप अगर इसके बाद में ये देखिए कि जो कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं काने ने साहब ने जो अभी पिछले दिनों एक इंटरव्यू देते हुए बात कही, उनसे पूछा गया कि ये ट्रंप तो भला बुरा कह रहा है, और कह रहा है कि आपने उनसे बात की है और आपने उससे बैक ट्रैक किया है जो कुछ आपने दावोस में कहा है। उसने कहा बिल्कुल नहीं। अच्छा, उसने मजे की बात की। उसने ना आवाज ऊंची की, बड़े प्रेम से, बड़ी सीधी जबान से सिर्फ इतना कहा कि साहब ऐसा है, हमने सिर्फ अमेरिका को ये बताया है कि कनाडा वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने ये बात समझ ली थी कि अमेरिका की पॉलिसी में क्या बदलाव आया है। हम उसके मुताबिक अपनी पॉलिसी में बदलाव कर रहे हैं, अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं, और दुनिया के तमाम देशों में हम अपनी पार्टनरशिप को एक्सटेंड कर रहे हैं। ये नहीं कहा कि हम तुमसे पार्टनरशिप तोड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम अपनी पार्टनरशिप को दुनिया के तमाम देशों में एक्सटेंड कर रहे हैं, वहां भी जोड़ रहे हैं। अबाउट इट, बात खत्म हो गई। जाओ, और उससे आगे बोल के और कार ने आगे चल दिया। तो कई बार क्या होता है दोस्तों, कि आपको जोर से बोलने की जरूरत नहीं होती है। जो आर्गुमेंट की जो ताकत होती है ना, वो आपको आवाज में ताकत लाने से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आर्गुमेंट की ताकत से बड़े ऊंची आवाज वाले को नीचे बिठा सकते हैं। अच्छा, और तीसरे कोने में ज़रा देखिए, इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, और ये जो तीसरा कोना है वहाँ पे बैठा हुआ है यूरोप, जो कि भाषणों में चाइना को अब क्या कह रहा है, सिस्टमैटिक राइवल कहता है। लेकिन 2026 की, इस साल की जैसे ही शुरुआत हुई, तो उसके लीडर्स ने बीजिंग की फ्लाइट पे दनादन सीटें बुक की हैं, और इस समय पर नई दिल्ली के साथ में मिलकर एक ऐसा ट्रेड डील साइन कर लिया है जो 25% दुनिया का जीडीपी और 1/3 ग्लोबल ट्रेड लेके बैठ गया वो, है ना। चौथे कोने में बैठा है इजराइल। वो पहले कभी ऐसे नहीं कर रहा था जो अब कर रहा है, यानी कि वही अलग अलग कहानी दिख रही है, धागा एक ही है। वो क्या है, एम्पायर जितना ज्यादा जोर से दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, वॉशिंगटन जितना तेजी से दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, दुनिया उतनी ही चुप्पी से अपने अल्टरनेटिव रास्ते बना रही है। दुनिया अपने रास्ते बना रही है चुपचाप, बिना आवाज किए। तूने चिल्लाना है, चिल्लाता रहे, कोई दिक्कत नहीं। कहीं पे ईयू इंडिया डील हो रही है, तो कहीं पर नया इकोनॉमिक ऑपरेटिंग सिस्टम खड़ा हो रहा है, और कहीं चाइना के साथ में ईवी की डील हो रही है। किसने की ये डील? कनाडा। कनाडा ने बहुत जबरदस्त तरीके से चाइना की ईवीज को, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपने यहाँ पे मंजूरी दे दी है। याद रहे, नॉर्थ अमेरिका में, यानी कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा, इनके इलाके में इनका एक एग्रीमेंट था, जिसके तहत ये तय था इनके बीच में कि चाइना के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इनको अमेरिका या कनाडा में आने नहीं दिया जाएगा, आने की मंजूरी ही नहीं होगी, बैंड होंगे वहां पे। लेकिन कनाडा ने अब वो दरवाजा खोल दिया है, बात खत्म, जाओ ऐश करो बेटा ट्रंप। तो अब जरा देखिए कि कहीं इजराइल का इवन ऑन फ्रांस नो डिपेंडेंस, ये जो मॉडल उन्होंने नया निकाल रहा है नेतन्याहू, कहीं ये बात आगे ना बढ़ जाए। तो ये जो बातें हैं, ये अब अमेरिका को कहीं ना कहीं काटे खा रही हैं, और इनको समझ में ये नहीं आ रहा है कि अब जाए कहाँ। ये किस्सा है जो फंस गया है इनके पास आके। मैं नहीं समझता हूँ कि इस बात को, अभी आपके साथ में जो बात करने जा रहा हूँ, उसको हम चाहे अभी और आगे लेके चलेंगे, लेकिन ओके, मित्रों जी, मैं जस्ट कुछ देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि जस्ट जस्ट मुझे एक लम्हा दीजिएगा। हम्म, ओके, हाँ, ओके, हाँ, तो ये था वो मुद्दा जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना था, कि इन्होंने जो किया है अपने साथ में, वो आपके सामने आ चुका है। अब इसमें बहुत कुछ और बात करने का है नहीं, जो मैं आपसे कहूँ। तो चलते हैं, मैं आपके